हम सबको लगता है कि हम जानते हैं गरीबी क्या होती है, लेकिन असलियत में इसकी पूरी तस्वीर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और मानवीय है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये लाखों लोगों की जीती जागती सच्चाई है। और इसी बात को महात्मा गांधी ने कितने सही तरीके से कहा था कि भारत सही मायनों में तब तक आज़ाद नहीं होगा जब तक उसका सबसे गरीब इंसान भी मानवीय तकलीफों से आज़ाद न हो जाए। बात सिर्फ पैसों की नहीं, बात है इंसानी तकलीफों से आज़ादी की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गरीबी है क्या? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं है। आज हम यही करने वाले हैं। गरीबी की जो आम परिभाषा है उससे कहीं आगे जाकर इसकी गहरी परतों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर गरीबी को असल में समझना है तो हमें सबसे पहले ये मानना होगा कि ये सिर्फ पैसों की कमी का मामला नहीं है। तो फिर ये है क्या? देखिए, असली बात यह है, गरीबी सिर्फ एक फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान का सम्मान, उसके मौके और उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो सब उससे छीन जाती हैं। गरीबी के ना बहुत सारे चेहरे हैं। ये सिर्फ खाली जेब की कहानी नहीं है, ये कहानी है खाली पेट की, बिना इलाज के बीमारी की, बिना छत के गुजरती रातों की, और एक ऐसे भविष्य की जिसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब इन सब बातों को ना एक असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। चलिए शहर में रहने वाले एक शख्स की कहानी सुनते हैं जो रोज इन मुश्किलों का सामना करता है। मिलिए राम सरन से। इनकी कहानी उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जो बड़े शहरों में रोज अपनी रोटी के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो राम सरन की असलियत क्या है? देखिए, उनकी परेशानी सिर्फ कम कमाई नहीं है। काम आज है, कल नहीं। रहने के लिए एक झुग्गी है, और सबसे ज्यादा दुख की बात, उनके बच्चों को भी अपना बचपन छोड़कर काम पे लगना पड़ता है। ये वही अलग अलग तरह के अभाव हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। चलिए अब शहर से गांव की तरफ चलते हैं। एक अलग माहौल, पर कहानी कुछ वैसी ही है, क्योंकि गरीबी का चेहरा हर जगह एक सा नहीं होता, लेकिन तकलीफें होती हैं। अब मिलिए लखा सिंह से। ये गांव में रहते हैं और इनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी की एक बहुत बड़ी वजह है। इनकी जिंदगी राम सरन से अलग तो है, पर आसान बिल्कुल नहीं। लखा सिंह की जिंदगी भी मुश्किलों से भरी है। कमाई का कोई ठिकाना नहीं, रहने के लिए एक कच्चा सा घर, और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि उन्हें टीबी है, पर इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच ही नहीं है। अच्छी पढ़ाई या साफ सफाई जैसी बेसिक चीजें तो बहुत दूर की बात है। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये हमें गरीबी के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताती हैं जो शायद पहली नजर में दिखाई ना दे। एक तरफ है राम सरन जो शहर में है, और दूसरी तरफ लखा सिंह जो गांव में है। एक झुग्गी में रहता है तो दूसरा कच्चे घर में, लेकिन दोनों की लड़ाई एक जैसी है। काम की अनिश्चितता, पूरा खाना ना मिलना, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी। जगहें अलग हैं, पर तकलीफ के जो आयाम हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि गरीबी एक आयामी यानी वन डायमेंशनल नहीं है, ये बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। ये सिर्फ कोई एक आंकड़ा नहीं है, ये जिंदगी के कई मोर्चों पर एक साथ होने वाला हमला है। तो इन कहानियों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस उलझे हुए मुद्दे को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे समझते हैं। इसे नापने का क्या तरीका है? पता है, वक्त के साथ गरीबी को देखने का हमारा नजरिया भी बदला है। पहले इसे सिर्फ इनकम और कंजम्पशन से नापते थे, मतलब किसके पास कितना पैसा है और वो कितना खर्च करता है। लेकिन अब हम ये समझ चुके हैं कि ये तरीका अधूरा है। इसलिए अब स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई सोशल इंडिकेटर्स को भी इसमें शामिल किया जाता है, ताकि एक पूरी और सही तस्वीर सामने आ सके। और इसी को मापने के लिए एक फॉर्मल टूल है जिसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी MPI। ये वही तरीका है जिससे हम राम सरन और लखा सिंह की कहानियों में जो अलग अलग तरह की कमियां देख रहे थे, उन्हें आंकड़ों में समझ सकते हैं। ये जो MPI है ना, ये 3 मेन पिलर्स पर टिका है: हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये वो बेसिक चीजें हैं जो किसी भी इंसान को समाज का हिस्सा बनने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका देती हैं। तो ये इंडेक्स सिर्फ ये नहीं देखता कि किसके पास पैसा कितना है, बल्कि ये देखता है कि क्या वो एक हेल्दी, पढ़ी लिखी और सम्मानजनक जिंदगी जी पा रहे हैं। तो आखिर में हम इसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं। गरीबी की जो असल कहानी है वो सिर्फ पैसों या आंकड़ों में नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती है सम्मान में, स्वास्थ्य में और बेहतर भविष्य के मौकों में।
तो सवाल यही है, क्या गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी है? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए तो जवाब हाँ ही होगा, लेकिन आज हम इसी आम सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि ये जो तस्वीर है ना, वो असल में कहीं ज्यादा उलझी हुई और गहरी है। तो फिर चलिए इस आइसबर्ग की गहराई में उतरते हैं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि उन छिपे हुए हिस्सों पर भी नजर डालेंगे जो असल में गरीबी की जड़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ अदृश्य दीवारों की। ये वो दीवारें हैं जो पैसों से नहीं बल्कि हमारे समाज से बनती हैं, और यही वो रुकावटें हैं जो गरीबी को सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती हैं। इस अदृश्य दीवार का एक नाम है सामाजिक बहिष्करण, मतलब सोशल एक्सक्लूजन। ये तब होता है जब समाज का एक हिस्सा कुछ लोगों को एक अच्छे माहौल से, अच्छी फैसिलिटीज से और आगे बढ़ने के मौकों से एक तरह से दूर रखता है। और अगर भारत में इसका एक उदाहरण देखना हो तो जाति प्रथा इसका एक सदियों पुराना और दुखद सच है। और यहीं पे बात और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। आप देखिए, सामाजिक बहिष्करण सिर्फ गरीबी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है, एक ऐसा दुष्चक्र जहां गरीबी और सोशल एक्सक्लूजन एक दूसरे को ताकत देते हैं, और फिर इस चक्र से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। गरीबी की एक और अदृश्य दीवार है संवेदनशीलता, जिसे हम वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए गरीबी में धकेल दिए जाने का खतरा दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। मतलब उनके लिए घर में एक छोटी सी बीमारी या बस एक फसल का खराब हो जाना भी काफी है उन्हें गरीबी के अंधेरे में धकेलने के लिए। तो सवाल उठता है कि कौन है ये लोग जो इस खतरे का सबसे ज्यादा सामना करते हैं? देखिए, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आते हैं, विधवाएं, विकलांग व्यक्ति और वो मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। होता क्या है कि जब बुरा वक्त आता है तो इनके पास सहारे के लिए साधन बहुत कम होते हैं। तो ये तो हो गए सामाजिक पहलू। इनको समझने के बाद अब जरा ये देखते हैं कि भारत में पहले गरीबी को मापा कैसे जाता था। जो पारंपरिक तरीका था वो कैलोरी पर आधारित था। इसे गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन कहा जाता था। सोचिए, ये एक ऐसी लाइन थी जो तय करती थी कि कौन गरीब है और कौन नहीं। और इस लाइन को खींचने का आधार क्या था? बस एक चीज, जिंदा रहने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा यानी कैलोरी चाहिए। और हाँ, ये पैमाना इस बात का भी ध्यान रखता था कि कोई रहता कहाँ है। जैसे गांव के इलाकों में जहां शारीरिक मेहनत ज्यादा होती है, ये लाइन थी 2400 कैलोरीज हर दिन, और शहरों के लिए ये थी 2100 कैलोरीज। माना यह जाता था कि अगर कोई इस लाइन के ऊपर है तो उसके पास खाना, कपड़ा और सेहत जैसी बुनियादी चीजों के लिए पैसे हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी इंसान की जिंदगी, उसकी डिग्निटी बस कुछ कैलोरी हासिल कर लेने से पूरी हो जाती है? क्या बस यही मतलब है गरीबी से बाहर आने का? और बस इसी सवाल ने हमें मजबूर किया कि हम गरीबी को एक नए और ज्यादा मानवीय नजरिए से देखें। अब हम सिर्फ एक टुकड़े को नहीं बल्कि पूरी तस्वीर को देखते हैं। और इस नए नजरिए का नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या MPI। ये गरीबी को सिर्फ आमदनी या पैसों से नहीं मापता, बल्कि जीवन की क्वालिटी के कई अलग अलग पैमानों पर एक साथ देखता है। और ये कोई एक या दो पैमाने नहीं हैं। ये सूचकांक पूरे 12 अलग अलग पैमानों पर गरीबी को मापता है। ये गरीबी को एक अकेली समस्या की तरह नहीं, बल्कि कई सारी समस्याओं के एक जाल की तरह देखता है। तो आखिर ये 12 पैमाने हैं क्या? इन्हें 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, मतलब हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें देखा जाता है कि क्या परिवार को पौष्टिक खाना मिल रहा है, क्या माँ और बच्चे स्वस्थ हैं, क्या बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, और क्या घर में पीने का साफ पानी, बिजली और एक बैंक अकाउंट जैसी बेसिक चीजें हैं भी या नहीं। ये सब सवाल MPI का हिस्सा हैं। तो गरीबी को जब इस नए चश्मे से देखा जाता है तो हमें एक नई दिशा मिलती है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इससे हमारी नीतियां और हमारी सोच दोनों बदल सकती हैं। तो सवाल फिर वही है कि इस नई समझ से आखिर बदलता क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हम समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से उसके लक्षणों का इलाज करने की। और ये जो लाइन है, ये इस नए नजरिए का सार है कि अगर कोई इंसान इन 12 पैमानों में से कुछ में भी पीछे रह जाता है तो उसे बहुआयामी गरीब माना जाएगा।
जरा सोचिए, हो सकता है किसी की आमदनी गरीबी रेखा से थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन अगर उसके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है या घर में पीने का साफ पानी नहीं है, तो क्या वो सच में गरीब नहीं है? तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद गरीबी को लेकर हमारी पूरी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे गरीबी की जड़ें, फिर बात होगी कि विकास के जरिए इसका समाधान कैसे हो सकता है। उसके बाद हम कुछ खास सरकारी योजनाओं के असर को समझेंगे। फिर एक बहुत ज़रूरी बात कि ये सिर्फ पेट भरने से कहीं ज़्यादा का मामला है, और आखिर में हम देखेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत में गरीबी की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं, और इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास और अर्थव्यवस्था में झांकना होगा। तो देखिए, गरीबी की कोई एक वजह नहीं है, ये तो एक उलझे हुए जाल की तरह है। इसमें औपनिवेशिक शासन की विरासत है, धीमी आर्थिक तरक्की है, बढ़ती आबादी है, बेरोजगारी है, मतलब कई चीजें एक साथ मिलकर इस समस्या को इतना बड़ा बना देती हैं। और इस जाल में एक बहुत बड़ा और अहम धागा है औपनिवेशिक शासन का। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत की आज की कई आर्थिक चुनौतियों की शुरुआत वहीं से हुई। उस दौर में देश की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा और हमारे जो पारंपरिक उद्योग थे वो भी लगभग बर्बाद हो गए। तो सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक बोझ के साथ गरीबी से लड़ने के लिए क्या किया गया, क्या रणनीतियां अपनाई गईं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, मोटे तौर पर इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है आर्थिक विकास, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को ही आगे बढ़ाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा मौके बने और लोगों को फायदा हो। और दूसरी तरफ है कुछ खास योजनाएं जो सीधे उन लोगों तक मदद पहुंचाती हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा और तुरंत जरूरत है, एक तरह का सेफ्टी नेट। अच्छा, तो ये जो सीधे मदद पहुंचाने वाली योजनाएं हैं, ये असल में काम कैसे करती हैं? जमीन पर इनका असर कैसा दिखता है? आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा की, यानी MGNREGA। ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। सोचिए, ये ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के काम की गारंटी देता है। ये सिर्फ रोजगार नहीं है, ये एक तरह की इनकम सिक्योरिटी है, एक भरोसा है कि मुश्किल वक्त में एक सहारा मिलेगा। और मनरेगा की एक और बहुत खास बात है, इसमें जो नौकरियां हैं उनमें से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये कितना बड़ा कदम है! इससे न सिर्फ उन्हें आर्थिक आज़ादी मिलती है, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की तरफ भी एक बहुत मजबूत पहल है। अब एक और योजना को देखते हैं, PM पोषण। सोचिए, कोई बच्चा अगर भूखा है तो क्या उसका मन पढ़ाई में लगेगा? बिल्कुल नहीं। ये योजना इसी जड़ पर काम करती है। एक तो बच्चों को स्कूल में पौष्टिक खाना मिलता है जिससे उनका स्वास्थ्य सुधरता है, और दूसरा, ये उन्हें स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। मतलब एक तीर से दो निशाने। और भी कई योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो गरीब घरों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देती है ताकि उन्हें चूल्हे के धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सेहत का ध्यान रखता है। ये सिर्फ स्कीम नहीं है, ये सच में जिंदगियां बदल रही हैं। तो क्या गरीबी का मतलब सिर्फ नौकरी, पैसा या बुनियादी जरूरतों की कमी है? क्या इन योजनाओं से समस्या पूरी तरह हल हो जाती है? यहाँ पर आकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें अपनी सोच को थोड़ा और बड़ा करना होगा। सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ ले जाती है। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं मानव गरीबी या ह्यूमन पॉवर्टी। इसका मतलब है कि गरीबी सिर्फ आमदनी की कमी नहीं है। अगर किसी के पास शिक्षा नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, या उसे जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो क्या वो इंसान असल में गरीब नहीं है? यही इस कॉन्सेप्ट का सार है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? भविष्य के लिए क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, आगे की राह क्या है? तो देखिए, बात बिल्कुल साफ है, गरीबी एक बहुआयामी समस्या है। मतलब इसके कई पहलू हैं, इसे सिर्फ इनकम से नहीं नापा जा सकता। और हाँ, भारत में गरीबी कम तो हुई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं।
सबसे टिकाऊ समाधान वहीं से निकलेगा जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शिक्षा और सम्मान के बिना क्या कोई भी इंसान सच में गरीब नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आंकड़ों से आगे जाकर इंसानियत और असल कल्याण के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।